100% उद्धव जी राजीनामा देंगे और बाद में सरकार बनेंगे। बीजेपी और सेना की मिलकर सरकार बनने वाली है। उद्धव ठाकरे साहब खुद बीजेपी के साथ सपोर्ट में जाएंगे और शरद पवार जी को और कांग्रेस को यहाँ जीरो करने की चाल है। ये वो सत्तार साहब को लिए कि नहीं लिए उन्होंने? क्यों लिए फिर? और मिनिस्टर बनाए कि नहीं बनाए? तो मुसलमानों ने गले लगाओ शिवसेना को, सब ने बोलो लब्बैक करके चले जाओ तुम भी। कि देश के उलमाए दीन एक पैनल बनाकर, एक कमेटी बनाकर सीधा सीधा बीजेपी के पास जाए, एक खुल के बात करे कि साहब हमारे ये मुतालबात है, ये हमारी समस्या है, इसकी वोट पे हम आपको समर्थन भी करेंगे, वोट भी देंगे। हाँ तो करना चाहिए। MIM जो कहने के मुसलमानों के लिए आगे आती है, लड़ती है, तो आपको नहीं लगता सर आने वाले वक्तों में फिर एक बहुत बड़ी राजनीतिक उछल कूद होंगी, उछाल आएगा? शायद ये भी कारण है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जिसे हम कह सकते हैं बागी होके एक इंतखामी तौर पर MIM के साथ जुड़ गया। नहीं, कोई जुड़ा नहीं है। ये सब बोलने की बात है। ये हमारे खासदार साहब भी जो आए चुन के, तो ये बीजेपी के सपोर्ट से तो आए ना। वो अबू आजमी समाजवादी पार्टी का, हाँ, वो बोलता था पहले मेरे को 25 आमदार दो, मेरे को बाला साहब ठाकरे की ज़बान खींच डालूंगा। आप कहाँ गया अबू आजमी? वो भी खुद बाला साहब ठाकरे के पिद्दू थे वो। जैसा कि अभी ये बोला जाता है कि बोले भाई बीजेपी की बी टीम है, तो वैसा वो थे, शिवसेना की बी टीम थे वो। सर ये वक्फ बोर्ड की जो तबाही है, इसके अंदर आप सबसे ज़्यादा खुसरवार किसको मानते हैं? मुसलमानों को मानते हैं, मुस्लिम लीडरशिप को मानते हैं? औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है तो एक राष्ट्रवादी पार्टी को एक ऑफर दिए थे कि चलिए हम मिल के लड़ते हैं और बीजेपी को दूर रखने के लिए। तो इस पेशकश को आप कैसा देखते हैं? नहीं, उन्होंने सोचना चाहिए राष्ट्रवादी ने। लेकिन साहब राष्ट्रवादी वाले बोले कि हमको ज़रूरत नहीं है, ये भी मीडिया मारा है। तो ज़रूरत नहीं है तो फिर अगेंस्ट में उनके सीटा खड़े करो, जब उनको समझ में आएगा कि हमारे पास हमारी ज़रूरत है कि नहीं है करके। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं हम तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त मैं खलील चौधरी, ये अपने आप में एक ऐसा नाम है जिन्होंने एक उर्दू अखबार जिसे हम औरंगाबाद एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, जो करीब 20 सालों से ज़ायद चला, एक उर्दू अदब के लिए, एक उर्दू कल्चर के लिए, उर्दू ज़बान के लिए एक बहुत बड़ी इन्होंने सेवा दी है, बहुत बड़ी खिदमत को अंजाम दिया है। और विश्वमित्र पेपर कौन नहीं जानता, जब औरंगाबाद की सुबह होती थी तो लोग इंतज़ार करते थे। ऐसी ही हम शख्सियत के पास बैठे हैं, उनके करीब बैठे हैं और आज हम वक्त की आज मौजूदा महाराष्ट्र की सियासत पर, राजनीति पर हम उससे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सर बहुत दिनों बाद जनता के बीच आप आए हैं, ये बहुत जनता भी चाह रही थी कि आप कब सामने रुजू होते। सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है, महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, एक बतौर संपादक एक बड़ा आपका तजुर्बा है, एक बहुत बड़ी आपकी दूरअंदेशी है, तो किस निगाह से देखते हैं आप इसे? ये इसके अंदर ये आज के जो उथल पुथल जो चल रहा है, ये हमारे उद्धव ठाकरे साहब को सब पता है। ये नहीं करके नहीं है, इसलिए पता है ये कि जो एक मामूली आदमी यहाँ से कहीं जाता है किसी के पास, तो दूसरे वर्कर को मालूम पड़ जाता है कि ये बम्बई को भेज रहे साहब करके। तो क्या इनको ये पता नहीं है कि ये सूरत को जा रहे करके इतने सारे लोग आमदार, और उसमें मिनिस्टर भी जा रहे। अब एकनाथ शिंदे जो है उनके लीडर है, वो बोल रहे कि भाई हम बुला रहे हैं, बातचीत करके उस हल निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है। उद्धव ठाकरे साहब खुद जानते हैं। मामूली यहाँ के हमारे पैटर्न के मिनिस्टर है, देखो भुमरे साहब जी, और हमारे यहाँ के तुम्हारे सिरसाट आमदार और प्रदीप जायसवाल, जो अरे नीचे से ऊपर आए हुए लोग, ये कहीं गद्दारी करेंगे क्या? ये सारा सब खेल है। हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब को मालूम है क्या करना है। जो हिंदुत्ववाद का जो नारा था उनका, सेकुलरिज्म पार्टी में आकर वो CM बन गए ज़रूर, हाँ, उन्होंने चला लिए 3 साल। अब उन्होंने देखे कि राज ठाकरे बीच में आ रहे हैं, हाँ, हिंदू का मुद्दा उठा रहे करके, हिंदुत्ववाद का राज ठाकरे साहब जो घुसे इसके अंदर, तो ये देखे कि भाई काम मैं कम तो नहीं गिर जाऊंगा आगे चल के। तो इसलिए वो ये गेम खेल रहे हैं वो कि मेरे को कुछ पता नहीं है जी। अब मैं शरद पवार जी को बोल रहा हूँ, तो शरद पवार जी भी ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा घरेलू मसला है, तुम जाने। ये 100% उद्धव जी राजीनामा देंगे और बाद में सरकार बनेंगे। बीजेपी और सेना की मिलकर सरकार बनने वाली है, क्योंकि राष्ट्रवादी को ख़त्म करना चाह रहे वो। उनके 2 मिनिस्टर अंदर है। अरे क्या है ये भ्रष्टाचार कितना है?
जब भ्रष्टाचार होते इन्होंने समझ में आ गए इनके, इससे बड़े बड़े जो अभी हमारे सिल्लोड़ के सत्तार साहब वो मिनिस्टर बने अभी और अभी सेना ज्वाइन करे, और वो भी क्या उद्धव ठाकरे साहब को धोखा दे के जा सकते? नहीं, ये सब प्लानिंग है उद्धव ठाकरे साहब के, और उद्धव ठाकरे साहब ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि बाद में ये हम जो बीजेपी हिंदुत्ववाद के उसमें थी पहले, आप ये बताएंगे कि बीजेपी हिंदुत्ववाद पे नहीं है जी, वो सेक्युलरिज्म में है, सबका साथ सबका विकास जी, अब उन्हीं के साथ जा रही है। बाद में पहले तो उन्हीं के साथ थे, गोपीनाथ मुंडे जी थे, तो जब घर खाता उनके पास था, गोपीनाथ मुंडे जी के पास, और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे सेना के। उस तरह आज का ये पोजीशन हो गया है कि भाई मेरा हाथ से ये सत्ता तो नहीं सटक जाती, ये पब्लिक तो दूर नहीं होती, तो इन्होंने ये गेम खेले है कि भाई बैठक लेने का अपन ने इनको भेजा देने का बाहर। अब यहाँ से आप देखिए सूरत से फिर आप कहाँ चले गए? गुवाहाटी। और गुवाहाटी क्यों गए? किन्ने लेके गया गुवाहाटी को? तो ये सब ये मिली जुली सरकार है। ये उद्धव ठाकरे साहब खुद बीजेपी के साथ सपोर्ट में जाएंगे और शरद पवार जी को और कांग्रेस को यहाँ जीरो करने की चाल है ये। और 100% तुम देख लेना, इसके बाद में लगातार ईडी का प्रेशर गिरेगा इनके ऊपर, दूसरों के ऊपर, जो कांग्रेसी है, जो राष्ट्रवादी है। जैसा कि अभी 2 मिनिस्टर तो इनके जाके अंदर ही बैठे हुए, जबकि हाई कोर्ट से उनको परमिशन नहीं मिली, वोटिंग डालने के लिए परमिशन नहीं मिली, जबकि इसके पहले बहुत से लोगों को, खासदारों को वोटिंग डालने को परमिशन मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट ने दिया, फिर अभी क्यों नहीं दे रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? ये सब ये है, मिली जुली है। और आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये बीच शाम तक आप देखते हैं कि खुद तुमको समझ में आ जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी राजीनामा देते कि नहीं देते। और बाद में खड़से ये सब पूरे जितने भी इनके जो गए हुए हैं बाहर, वो सब का सब आ जाएंगे और बोलेंगे सर अब हमको ये बताएंगे कि ये मेरे आमदारों का मसला है, मेरे शिवसैनिक का मसला है करके, इसलिए मैं रिजन दे रही हूँ, वरना रिजन देने की जरूरत नहीं थी। मैं तो अगाड़ी में था ही ना, मुख्यमंत्री बना हुआ ही था मैं, पर मेरी सेना टूट जा रही है, इसलिए मैं राजीनामा दे रहा करके। बाद में राजीनामा दे देंगे और बाद में बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता चलेंगी। ये देख लेना, मेरा ये चैलेंज है सर। लेकिन हमने देखा है मीडिया के माध्यम से, और आपने भी देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री साहब ये अक्सर कहते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व नकली है और शिवसेना एक सही सच में जो होता है हिंदुत्व है। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? नहीं, हिंदुत्व तो वो बाला साहब ठाकरे ने स्टार्ट करे थे पहले से कि हम हिंदुत्व के ऊपर चलेंगे करके। अब राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया, तो ये सोच के इन्होंने ये देखे उद्धव ठाकरे जी ने कि अब हम ऐसा कर लेंगे, अपन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलाकर अपन सीएम बन जाएंगे। अब सबका साथ सबका विकास तो अटल नरेंद्र मोदी जी बोल रही है, अब तो हिंदुत्व का तो मुद्दा ख़त्म ही होगा। पर यहाँ नया और पत्ता फेंक दिए राज ठाकरे साहब ने कि लाउड स्पीकर निकालो मस्जिद से। यहाँ आकर औरंगाबाद के अंदर वो शाल उड़ ले रहे, बाला साहब ठाकरे की स्टाइल मार रहे कि राज ठाकरे को क्या है, एक आमदार नहीं है, सत्ता नहीं कुछ, वो सत्ता के लिए घर में से फूटे थे, और क्या है। सर हम देखते हैं जैसा भी आपने जैसा जानकारी दे रहे हैं, जैसा आपका एक अनुभव के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के बाद से एग्जाम्पल कि शिवसेना और भाजपा अगर एक जगह आते हैं, फिर उनका मुख्यमंत्री बनता है, खैर जो भी बना वो एक अलग विषय है, तो फिर कहना कि इसके अपोजिट पे जो MIM जो कहने के मुसलमानों के लिए आगे आती है, लड़ती है, तो आपको नहीं लगता सर आने वाले वक्तों में फिर एक बहुत बड़ी राजनीति उछल कूद होंगी, उछाल आएगा? नहीं, उछाल नहीं आएगा, राजनीति में कुछ नहीं आएगा, तुम देखो। और आने वाले विधानसभा के अंदर ज़्यादातर शिवसेना और बीजेपी चाहेंगे, राष्ट्रवादी कम हो जाएंगे, कांग्रेस कम हो जाएंगे, और जो MIM जो है असद अविसी की जो पार्टी है, जो आई भी है, तो वो कैसे क्या आ गई? वो अचानक आ गए। मालेगांव के अंदर वो मुफ्ती साहब है, वो आए चुन के, और वो धुलिया के अंदर वो चुन के आ गए। बाकी ऐसा अब ये 2 सीट आ गई उनकी, अब इसके बाद में एक भी सीट नहीं आ सकती।
सर आपको लगता है कि ऐसे हालात पे जब इतनी उछल कूद हो रही है और हम 75 सालों से देख रहे हैं कि मुसलमान सेकुलर के नाम पे पिसता रहा है, आज उसकी हालत ये हो गई है सेक्टर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक कि मुसलमान दलितों से बिछड़ कर रह गया है। अब नई समीकरण में, नई देश के हालात में अब मुसलमान क्या करेगा? शिवसेना के साथ जाए कि भाजपा के साथ जाए या और कहाँ जाए? नहीं, मुसलमान को क्या रास्ता नहीं है ना। मुसलमान सोच में है बस, ये समझता है अगर भाई जब बीजेपी और सेना में चले जाओ आप, क्या डर रहे आप? शिवसेना बीजेपी बिंदास जाओ आप, सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म के हिसाब से पार्टी चला रहे हैं। आज देखिए अभी राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं जी हाँ, तो आप इसके अंदर क्या आएंगे? वोट तो डालना पड़ेगा ना सभी को, जी जी जब ये राष्ट्रपति बनेंगे। जी। तो ये इसमें मुसलमानों ने ये सोचना चाहिए कि हम पहले, इसके पहले देखिए मैं बताता हूँ, बनावट वाला मुस्लिम लीग करके जी, थी जी वो भी ऐसी सेटलमेंट की पार्टी थी, ये मैंने मेरे आंखों से देखा। और इसके अंदर तकी हसन थे, वो उप महापौर बने थे, देखो यहाँ जी जी जब स्टार्ट में महापौर थे, इंदौर शांताराम गाड़े महापौर थे और ये डिप्टी मेयर थे जी जी तकी हसन साहब, मुस्लिम लीग से थे। अब कहाँ है मुस्लिम लीग? बनावट वाले साहब चले गए तो वो भी चलेगी पार्टी। है कि मौजूद है यहाँ औरंगाबाद में या महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग? कोई सी लड़ता है? नहीं लड़ता है। कि कोई भी चीज़ हिंदुत्ववाद पे नहीं चलेंगे, सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं, सिर्फ वो कहावत हो गई है सिर्फ, पर विकास नहीं है लोगों का। सिर्फ एक ही मिनिस्टर है जो वहाँ पर, नितिन गडकरी साहब, जी जो आज देश का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं, रोड़ा काम कर रहे हैं। वो जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं, पर हमारे मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र की उथल पथल, तो ये उथल पथल तो हो जाएंगे। और अभी समझो आज इन तो कल राजीनामा दे ही देंगे उद्धव ठाकरे जी, और आप देख लो और फिर बाद में बता देंगे उद्धव ठाकरे जी कि भाई हमारे पुराने मित्र के साथ हमको जाना मजबूरी हो गया, इसलिए हम पुराने साथी के साथ हम जाना पड़ा हमारे को। सर हम देखते हैं कि अक्सर हमने आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एमआईएम के सुप्रीम लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब एक जो जितनी सेकुलर पार्टियाँ हैं उनके ऊपर एक आरोप डरते हैं कि इन्होंने मुसलमानों का इस्तेसाल किया, यानी उनको खाली यूज़ किया और बदले में कुछ दे दिया। शायद ये भी कारण है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका, जिसे हम कह सकते हैं, बागी होकर एक इंतकामी तौर पर एमआईएम के साथ जुड़ गया। इस तमाम पहलू को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, कोई जुड़ा नहीं है, ये सब बोलने की बात है। हवा में कोई भी आता रहता, कोई हवा में निकल जाता है। मेरे को मालूम अच्छी तरह, मैंने बहुत देखा राजकारण, मैंने भी लोकसभा का इलेक्शन को भी फॉर्म भरा था सब। मैं इससे वो नहीं है कि ये एक हवा की थी करके, ये हमारे खासदार साहब भी जो आए चुन के, तो ये बीजेपी के सपोर्ट से तो आए ना, वरना किसके साथ आते थे ये? यहाँ गढ़बाजी बोले तो, जैसे कि हमारा अब्दुल रहमान अंतुल है, उनको यहाँ लोकसभा के लिए खड़े रहे जी, मिनिस्टर रहे थे कि, और उनको गिरा दिए यहाँ। तो क्यों गिरे थे? यहाँ की मराठा लॉबी और जातिवाद जो पक्ष रहते हैं, जो लीडर खुल के नहीं आते सामने, उन्होंने गिराए थे अंतुल जी को। और मैंने अंतुल जी को पहले बोल दिया था साहब को, मतलब साहब मतलब आप यहाँ मत खड़ो, और यहाँ खड़ने से आप गिर जाएंगे, मतलब दादाजी आ जाएंगे चुन कर, तुम गिर जाएंगे, मतलब वो ही हुआ। सर आप जैसा आपने कहा है कि मुसलमानों के लिए आप 75 सालों के तजुर्बे के बाद कि उन्होंने जो है तो शिवसेना में या बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए, जैसा अभी आपने कहा। हाँ, लेकिन सवाल ये है साहब मेरा उसके अंदर कि जब बीजेपी की बात आती है तो मुसलमानों को कहने के फिसादात याद आते हैं, सिविल कोड आ जाता है, बहुत सी बातें आती है। सर ऐसा कैसा जाएंगे सर? अब ये तो सवाल है ना, बीजेपी क्या हिंदुस्तान में आप रह रहे ना जी, ये देश किसका है? तुम्हारा नहीं है, मुसलमान का नहीं है ना? तो उतना अधिकार है ना, जब उनके साथ ही जाके तुम उनके साथ अपनी बात को मनाओ ना, कि ऐसा होगा कि नहीं हम मुसलमान हैं, हम उनके पास क्यों जाएंगे? नहीं, हमारे इस्लाम क्या सिखा रहा, सरकार दो इस्लाम का तरीक़ा क्या था, सबको लेके चलो। तो जाइए आप। अगर कभी बीजेपी आपको नहीं लेती तो और बात है, सेना नहीं लेती आपको। अब्दुल सत्तार साहब को कैसे ली सेना ने? जबकि कांग्रेस ही थे वो, जाते बरोबर उनको लोग विधानसभा में चुनकर भी आए और मिनिस्ट्री भी मिल गई उनको। तो ये सोचना चाहिए मुसलमानों ने कि भाई ये ऐसा अपन जातिवाद हमने नहीं फैलाना, सबका साथ सबका विकास के साथ जाना अपन ने, तो क्यों नहीं हर इंसान का काम होगा। अब तुम सच्चर कमेटी की बात कर रहे हो, वो अजमी समाजवादी पार्टी का,
हाँ, वो बोलता था पहले मेरे को 25 आमदार दो, मेरे को बाला साहब ठाकरे की जबान खींच डालूंगा। आप कहाँ गया अब वो आदमी, किधर गए? अब तो सत्ता में साथ में है ना, जी जी क्यों उनके साथ सपोर्ट करे फिर इन्होंने 2 सीट आमदार इनके? नहीं देना चाहिए था ना सपोर्ट इन्होंने, हाँ? जबकि शिवसेना के अगेंस्ट थे ना, तो आप आगाड़ी भी मिल गई तो बोले हम इनके साथ है। बोले दोहरी पॉलिसी है। वो भी खुद बाला साहब ठाकरे के पिद्दू थे वो, जैसा कि अभी ये बोला जाता है कि बोले भाई बीजेपी की बी टीम है, जी वैसा वो थे, शिवसेना की बी टीम थी वो। सर, जैसा अभी आपने कहा कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, लेकिन साहब एक पुरानी कहावत है कि टाली एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। आज बीजेपी के पास सेंटर में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है चुन के आया हुआ है, तो कहना है फिर बीजेपी को भी चाहिए ना कि मुसलमानों के लिए कदम आगे बढ़ाए। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं तो आप जाओ ना, आप मांगो ना, हमको भी टिकट होना करके, बीजेपी को बोलो ना, प्रेशर डालो ना, भाई हमको क्यों नहीं देते टिकट करके। तो जब समझ में आएगा ना तुमको जातिवाद है नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलरिज्म है और हिंदू भी सेकुलरिज्म चाहता है, जातिवाद का कोई नहीं चाहते। ये कुछ चंद लोग हैं जो पार्टी चलाना चाहते हैं, वो ऐसा फिरके परस करके अपनी सत्ता संभालते हैं और अपनी जायदाद के ऊपर बैठते। बहुत सी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, बैठो ना जाके आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर। मुसलमान जाता नहीं, 20/30 में खेल रहा हूँ मुसलमान। सर, ये जैसा आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया तो मेरा एक सवाल जहन में आ गया। सर, ये वक्फ बोर्ड की जो तबाही है, इसके अंदर आप सबसे ज़्यादा कसूरवार किसको मानते हैं? मुसलमानों को मानते हैं या मुस्लिम लीडरशिप को मानते हैं? किसको मानते हैं? नहीं, इसमें देखो, वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी चेयरमैन बनता है तो हमारा मुसलमान बनता है। हिंदू को तो कोई लाके नहीं दे सकता, उसमें लॉ ही ऐसा है जी। तो अब तुम प्रेशर के अंदर आते और ऊपर से प्रेशर आया कि नहीं इसको अलाउड कर दो, तुम अलाउड करते। वहाँ जो बैठा हुआ है वो भी, उसके लिए भी वोटिंग होना चाहिए। खासदार जैसा वो जो चेयरमैन है जी। तो जैसा कि आमदार की वोटिंग होती है जी। खड़ा है, तो वैसा ना कि पब्लिक की वोटिंग होना चाहिए उसके लिए। फिर देखो तुम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का और वक्फ बोर्ड का किराया कितना आता है, और उसकी कॉलेजेस खुल सकते हैं, यूनिवर्सिटी खुल सकती है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे। बेसाब, अरे तो तुमको गवर्नमेंट से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी है इसकी वक्फ बोर्ड की। दिल्ली का एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड का है। हर करोड़ हज़ारों एकड़ ज़मीन हर स्टेट में है। तो मुसलमानों के पास तो खुद ब खुद पहले के लोगों ने इतना दे दिया कि हमारी कौम को किसी के पास हाथ फैलाना नहीं, ऐसा दे दिया है। ऊपर पहले के लोगों ने इतना सोचे थे कि आने वाली नस्लों के लिए हमारी किसी के पास हाथ नहीं फैलाना। अब तुम बोलते सच्चर कमेटी है, थोड़े दिन के लिए बोलते, बाद में खामोश बैठ जाते। अरे रोड पे आओ ना, जैसा मराठा लॉबी आती थी रोड पे, हमको आरक्षण दो करके जी। दलित भाई आते रोड के ऊपर, वैसा तुम कहाँ आते रोड पे? सर, जैसा हम देखते हैं कि राजनीति में तो खैर आरोप तो लगते रहते हैं। आप देखते हैं मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी पे आरोप लगते हैं कि अगर वो पूरी तरह से बहुमत पे आते हैं, पूरी तरह से राज्यसभा लोकसभा जो भी जराए रहते, उसके बाद बीजेपी का अगला टारगेट हिंदुत्व है, संविधान को खत्म करेंगे, इस तरह की भी उन पर आरोप लगते हैं। तो फिर कैसा चलेगा सर? नहीं, आरोप लगते हुए अलग बात है। उनका एक इशू है ऐसा कि अब देखिए 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के जी। आपके हिसाब से क्या नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे डबल से? ये तो सर जनता तय करेंगे ना। जनता नहीं तय करेंगे, मैं बता रहा हूँ 2024 में फुल मेजोरिटी के साथ आने वाले हैं वो। किस तरह सर? कैसा? आपका कौन से नजरिए से बात कर रहे हैं? आपकी ये नजरिए से बात कर रहा हूँ मैं कि जहाँ हर टाइम ने जो विकास का जो उन्होंने नारा दिए थे जी, जहाँ जहाँ विकास हुआ है, जो उन्होंने फैसिलिटी निकाले हैं जो लोगों के लिए, और अब इस वक्त ये होगा कि तुम समझ रहे कि भाई तुम्हारे नज़रिए से कौन सी पार्टी चुन के आएंगी, क्योंकि सब बटे हुए हैं जी, सबको डर है ईडी का जी। तो ऑटोमेटिक तो नरेंद्र मोदी जी आने वाले छे और प्राइम मिनिस्टर बनने वाले छे वो, और फुल मेजोरिटी में आएंगे। देख लेना आप, आघाड़ी जो इंडिया की है वो देखो आप, और कम से कम इनकी 2 सीट रह जाएंगी कांग्रेस की, बस बाकी सब सो जाएंगे जी। तो ये आगे का फ्यूचर देख के उद्धव ठाकरे जी अच्छा हाँ ये खेल खेल रहे हैं कि भाई मेरे भी जो 48 सीट है महाराष्ट्र के अंदर, तो कुछ मेरे भी कुछ 20-25 सीट आ जाएंगी, 20-25 सीट उनके आ जाएंगी, इनके तुम्हारे भाजपा के आ जाएंगी।
और ये हिंदुत्ववाद का नारा हमारा है। अच्छा, अब वो भी कान, अच्छा ये बताइए मेरे को, सत्तार साहब को लिए कि नहीं लिए उन्होंने? लिए क्यों लिए फिर? और मिनिस्टर बनाए कि नहीं बनाए? जी। तो मुसलमानों ने गले लगाओ शिवसेना को, सबने बोलो लब्बैक करके चले जाओ तुम भी, देखो क्या होता, लेते ही नहीं लेते, देखो ना। अरे भाई हमको हर चीज़, जैसा तुम कोई भी पार्टी में जाते हैं, ये पार्टी में जाके देखो। जी सर, आज हम भी समाज में घूमते हैं और कुछ मैंने कई लोगों में सुना हूँ, एक बतौर संपादक के तौर पर, क्योंकि आपने काफ़ी ज़िंदगी सहाफ़त में गुजारी है और बड़ी करीब से आपने आपकी राजनीति को देखा भी है, एक सवाल मैं जनता की ओर से जो चर्चाएं चलती है उसके माध्यम से एक सवाल बहुत खुल के पूछ रहा हूँ। क्या वक्त आ गया है कि देश के उलमाए दीन एक पैनल बनाकर, एक कमेटी बनाकर सीधा सीधा बीजेपी के पास जाए, एक खुल के बात करे कि साहब हमारे ये मुतालबात है, ये हमारी समस्या है, इसकी ओट पे हम आपको समर्थन भी करेंगे, वोट भी देंगे। ये एक सवाल चर्चा है, एक मैं खुल के पूछ रहा हूँ आपको, इसको आप कैसा देखते हैं? हाँ तो करना चाहिए, जाना चाहिए सब उलमा लोग, और प्रेशर डालना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए। अगर महाराष्ट्र में अगर देखते हैं अब उद्धव ठाकरे जी बाद अभी कौन मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो आप जाके वहाँ प्रेशर डालो सब मुसलमान मिलके कि भाई हमारे को ये हमारी डिमांड है करके, सब करके। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो हिंदुत्व का ये काम करेंगे और आप काम नहीं करेंगे। लेकिन सवाल साहब, जैसा मुसलमानों को, जैसा मैं फिर एक बार वो सवाल दोहरा दे रहा हूं, जब मुसलमान के कदम बीजेपी की तरफ बढ़ते हैं तो फिर वही हिंदुत्व की कहीं ना कहीं बीच में दीवार आ जाती है। नहीं तो हिंदुत्व, अरे देश ही हमारा हिंदुओं का है, हिंदुत्व का नहीं बोल रहे तुम, देश किसका है, हिंदुस्तान किसका है? जी। हिंदुस्तान है कि नहीं है? तो इससे तुमको हिंदुत्ववाद का बोले तो क्या? अरे पहले हम तो इतने साथ में स्कूल में पढ़ते थे, हिंदू मुसलमान सब साथ में। मैं मराठी मीडियम का है, हाँ, मैंने मेरे भाई सब मराठी मीडियम के हैं, तो मैं क्यों मराठी सीखा? जी हाँ, मराठी हमारी महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, हमको जरूरी है। आज उद्धव राज ठाकरे बोले, ये बाला साहब ठाकरे बोलते थे बोर्ड लावा, मराठी में लिया, बरोबर है। अभी देखिए मैलेज के अंदर तुम जाए, कभी यहाँ से आंध्रा जा रहे तुम, वो पत्थर जो रहता है मैलेज का, हर स्टेट के बाद में मैलेज का वो वहाँ की लैंग्वेज में आ जाता। अब वो आंध्रा का है तो आंध्रा का लैंग्वेज आ गई, तो आंध्रा का तेलुगु तुमको आती क्या? नहीं आती। तो ये इसमें ये होना चाहिए, हर जगह पत्थर पे मैलेज पे हिंदी में लिखा जाए कि दिल्ली को रोड इधर जा रहा है, बम्बई को उधर जा रहा है, नागपुर को उधर जा रहा है, हिंदी में होना चाहिए। तो यहाँ तो हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज। तो ये जब तक आप लोग जनता सरकार को नहीं बताएंगे तो सरकार कैसे समझेगी? प्रॉब्लम हल करने वाली कौन है? जनता ही है। जब तक जनता नहीं जाएंगी सरकार के पास, सरकार सुनेंगी नहीं। सर, एक लोकल सवाल पूछ लेता हूँ। शायद आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है तो एक राष्ट्रवादी पार्टी को ऑफर दिए थे कि चलिए हम मिल के लड़ते हैं और बीजेपी को दूर रखने के लिए। उनका एक विकास की सोच थी उनकी कि चलो हम एक मिल के लड़ते हैं। तो अब क्योंकि आप औरंगाबाद की बात हो रही है, आप भी औरंगाबाद से, तो ये यहाँ की राजनीति के हिसाब से इस पेशकश को आप कैसा देखते हैं? नहीं, उन्होंने सोचना चाहिए, राष्ट्रवादी ने। अगर नए विकास के साथ आ रहे तुम, तो तुमको तो बी टीम का वो लग गया ना पहले से जी। तो ये तुम बी टीम साबित मत करो ना, बी टीम है ही नहीं हम, ये साबित करो ना उनके लिए। लेकिन साहब राष्ट्रवादी वाले बोले कि हमको जरूरत नहीं है, ये भी मीडिया मारा है। तो जरूरत नहीं है तो फिर आगे इसमें उनके सीटा खड़े करो, जब उनको समझ में आएगा कि हमारे पास हमारी ज़रूरत है कि नहीं है करके। इस तरह से आपने खलील चौधरी साहब की बात को सुना, और ये एक ज्येष्ठ पत्रकार है, ज्येष्ठ संपादक है, और कहने के शहर में चर्चाएं हैं, राज्य में चर्चा है, हर एक की अपनी भूमिका है, हर कोई अपनी राय दे रहा है। तो हम भी इनके पास इसलिए आए थे कि साहब के अनुभव से कुछ बात को सामने लाया जाए। अब साहब ने जो भी कहा है वो कहाँ तक सही है या गलत है, या जो भी है वो जनता की अदालत में है। बहरहाल बातों में एक 2-3 बात बहुत प्रमुखता के साथ बात में आई है, उसको भी हम हाईलाइट करते चले। साहब ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो सवाल जवाब भी हुए हैं, वक्फ बोर्ड के ऊपर साहब ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने, यानी कि हमारे बाप दादाओं ने, मुसलमानों के बाप दादाओं ने मुसलमानों को इतना कुछ दे के गए हैं कि वो किसी से मांग नहीं सकते, बल्कि उनके पास इतना कुछ है, जैसे साहब ने बताया। ये सच्चाई भी है। आज मराठवाड़े में वक्फ की कई जमीन आते हैं। तो एक सवाल एक बतौर पत्रकार की, हम भी समाज में घूमते हैं, मेरे भी जहन में आ रहा है, और वो मैं तमाम ये मेरे सवाल को जनता की अदालत में छोड़ता हूँ, और तमाम पार्टी के संगठन के जो मुस्लिम नेता है, कार्यकर्ता, उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि साहब जब वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमान सक्षम हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो हम पूरी राजनीति वक्फ बोर्ड पर क्यों नहीं करते?
एक सवाल उभर के आ रहा है, जब हमारे तमाम समस्या तमाम मसाइल अगर वक्फ बोर्ड के माध्यम से अगर हल होते हैं तो हमारा पूरा सेंट्रलाइज इस पे क्यों नहीं होता कि भाई हम अलग अलग शहरों में अलग अलग गांव में उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट की बात करें, आगे बढ़े, इसके ऊपर हम फोकस क्यों नहीं करते हैं? ये कब तक ये राजनीति की बातें होती रहेगी कि मोदी जी ऐसे है, शाह जी वैसे है, वो कब तक बाबरी मस्जिद की बातें होते रहेंगी, राम मंदिर की बातें होती रहेंगी, और कब तक हिंदू मुसलमान की बातें होती रहेंगी? बहरहाल आप देश के जो 25-30 करोड़ मुसलमान हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि जो आप सेकुलरिज्म का नारा भरते हैं ये भी कड़वा सच है। ये सवाल को भी हम जनता के अदालत में रखते हैं कि क्या कारण है कि मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के दामन को थामे रखा 70-75 सालों में। आज बतौर सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक उनके हालात आज मुल्क के दलितों से बदतर है। एक सवाल निकल के आ रहा है, आखिर क्या जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? जब आप सेकुलर थे तो मुसलमान तो बहुत कुछ आगे बढ़ जा रहा था। जैसा हम देखें आजादी के बाद 30 से 35% लोग सरकारी नौकरियों में थे, आज क्यों नहीं? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सी सरकारें हैं, कौन से मुस्लिम नेता है? बहरहाल जनता को भी सोचना पड़ेगा। और क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, साहब ने एक बड़ी कड़वी बात की है, वो इतनी कड़वी बात है कि नीम का पत्ता से कड़वा होता है उससे ज्यादा कड़वा है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, वक्त का तकाजा है। मान लो अगर तमाम उथल के बाद, एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं मैं, अगर मान लो उथल पुथल के बाद अगर बीजेपी और दोबारा जैसे साहब ने कहा है कि पूरी ताकत से आ जाएंगे, तो क्या आप नहीं जाएंगे? सवाल यह होता है कि जो भी हमारे मुस्लिम नेता पूरे भारत से चुन के जाते हैं, जब सेंटर में जाते हैं या असेंबली में जाते हैं तो कहने की तो उनसे ही बोलते हैं ना कि साहब विकास के लिए हमको पैसा दो, बजट दो, फंड दो। तो फिर आप जनता को क्यों छोड़ने देते हैं कि अलग अलग राज्य में, अलग अलग तालुकों में, अलग अलग जिलों में जमीनी हकीकत को देखते हुए आप अलग अलग पार्टी के साथ खुल के जाओ और किसी को बुरा ना बोलो? तो हम समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि मोदी जी को जो तो 80-90 करोड़ लोगों ने चुन के दिया है, जब हम उनको बुरा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो हिंदू लोग जो 80 करोड़ लोगों ने उनको मतदान दिया है तो उनके दिलों को ठेस पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुली हुई राजनीति के साथ मुसलमानों को आगे आने की जरूरत है। नहीं तो अगर ऐसे ही चलते रहा, भयकाव का माहौल चलता रहा, जातिवाद की राजनीति चलती रही, तो ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे, इससे भी ज्यादा मुसलमानों के हाल बुरे हो सकते हैं। ये सोचने की जरूरत है। और हमारे उलमाए किराम दीन को भी चाहिए कि वो खुलकर उनसे बातचीत करें। जब हम देखते हैं कि इजराइल फलस्तीन से बात कर रहा है, जबकि खुला इस्लाम का दुश्मन है, जैसा हमारे मिलता है पढ़ने में, तो अरब लोग वहां पर जाकर सरेंडर हो रहे हैं, वहां बातचीत कर रहे हैं। हमारे चीन हमारे देश में घुसा है, उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, जबकि हमारे उसमें घुसा हुआ है। वहां पर जाते हैं, मिलते हैं, चाय पीते हैं, पिलाते हैं। तो फिर 30 करोड़ मुसलमानों को क्या हुआ? क्या मोदी जी क्या इजराइल से ज्यादा हुआ बुरे हैं? तो कहने के आपको सोचना पड़ेगा साहब, ये कड़वी सच्चाई है। आज सब कुछ हम खुल के कह रहे हैं कि लोकशाही माध्यम से क्यों ना हो, वो सुपर पावर है और हमें बात करना चाहिए और हमारे मसाइल के लिए अधिकार के साथ लोकशाही मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं बहुत से कड़वे गुट पीकर हमें चलना पड़ेगा। यह समय की जरूरत है।